हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों की एग्ज़ामिनेशन पास आ चुकी हैं। हाँ, अप्रॉक्स 1 मंथ बचा है आपके एग्ज़ामिनेशन शुरू होने में। 27 फरवरी को पहला एग्ज़ाम है आप लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट का। जैसा कि आप जानते हो, एक बार एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं तो आप पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हो जब तक उसका एग्ज़ाम हो नहीं जाता। तो हमारा जो टारगेट है वो है मैथ का सब्जेक्ट है हमारा। तो मैथ की जो डेट है बच्चों वो है 21 मार्च को आपका मैथ का पेपर है। तो बच्चों उससे पहले आपके जहाँ तक है सारे पेपर हो जाएंगे। साइंस का हो जाएगा, एसएसटी का हो जाएगा, इंग्लिश का हो जाएगा, हिंदी तक का हो जाएगा। मतलब मेन जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर हो जाएंगे। अब आपका बचता है मैथ का पेपर। तो बच्चों मैं एक ये चीज़ समझ रहा हूँ यहाँ पे कि 27 फरवरी से पहले 2 दिन और ले लो। मान लो चलो 24 फरवरी से आप लास्ट पेपर आपका मतलब जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं शायद उसका 18 मार्च तक है। ठीक है, 17-18 मार्च तक है। तो तब तक आप मैथ को छुओगे नहीं, इतनी गारंटी है बच्चों, क्योंकि उस समय आप दूसरे सब्जेक्ट्स जो की प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो एक्चुअल में अब हमारे पास सिर्फ 1 मंथ बचता है अच्छे से प्रिपरेशन करने का। और अब प्रिपरेशन करने का कोई मोटिव नहीं रहता है। आप नई चीज़ें सीखोगे तो आप और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंसते जाओगे। आप ये सोचोगे कि आपको तो वो आता नहीं, आपके डाउट्स क्लियर होने की जगह और बढ़ते जाएंगे। आप नई नई चीज़ों को जैसे जैसे ट्राई करते जाओगे उस आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पे नई चीज़ें सॉल्व होंगी नहीं, पुरानी चीज़ों को आप रिवाइज नहीं करोगे, वो भी फेड आउट होती रहेंगी। तो एक्चुअल में आपको करना ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सॉरी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। और उस प्रैक्टिस को करने का तरीका ये होता है कि बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करने, और सैम्पल पेपर को सॉल्व भी कैसे करना है। एक्चुअल में ऐसे करना है कि 3 आवर्स की आपको लिमिट लेनी है। जैसे कि बोर्ड में एग्ज़ाम होता है, उन 3 आवर में आपको एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, बिल्कुल वैसे प्रिपेयर होके जैसा आप बोर्ड में करते हो। और बेनिफिशियल तब होगा जब आप उनको बोर्ड की टाइमिंग से मैच कर लो। बोर्ड की टाइमिंग बच्चों ये होती है, ये आपके बोर्ड की टाइमिंग्स होती है, बोर्ड एग्जामिनेशन की टाइमिंग होती है। अगर आप रोज इस टाइम में एक सैम्पल पेपर किसी भी सब्जेक्ट का सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक तो हैबिट पड़ जाएगी इन 3 घंटे लिखने की। ठीक है, तो आप बोर्ड में जब पेपर लिख रहे होगे तब आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। दूसरा, आपको क्या होगा, सैम्पल पेपर सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, नए नए कॉन्सेप्ट्स की जगह पुराने कॉन्सेप्ट्स पे आपका हाथ पक्का होगा। तो एक्चुअल में मेरी आज की जो वीडियो ये है, मैं क्या करूँगा, सीबीएसई ने 2 पेपर निकाले हैं क्लास 10th के लिए, एक बेसिक मैथ का और एक स्टैंडर्ड मैथ का। तो आज मैं आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने लॉन्च करा है उसका सेक्शन ए सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे क्या अप्रोच रखनी है एमसीक्यू क्वेश्चंस में, ये आपको मैं आज सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज की जो क्लास होगी वो होगी सेक्शन ए सैम्पल पेपर ऑफ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10th 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। अभी बच्चों मैं यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा अपने फ़ोन से और आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप जाकर सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो। और अगर आपने कर रखा है तो आप वहाँ से एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा उन सैम्पल पेपर का। साइड में सैम्पल पेपर को रखो, यहाँ मेरी वीडियो को शुरू करो और मैच करते रहो कि मैं कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से, किस अप्रोच से सॉल्व कर रहा हूँ और आपने वो अप्रोच लगाई या नहीं। क्या आपको वो आइडिया आया कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है या नहीं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। लेट ए एंड बी बी 2 प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, let a and b be 2 positive integers such that a equals to p raised to the power 3 into q raised to the power 4। और b जो दे रखा है बच्चों आपको वो दे रखा है p raised to the power 2 और q raised to the power 3, इनका प्रोडक्ट। वहाँ पे उसने बोल रखा p और q जो है वो प्राइम नंबर्स है और वहीं पे जो इनका HCF है AB का
वो आपको p रेज़ टू द पावर m इंटू क्यू रेज़ टू द पावर n में दे रखा है, और एलसीएम दे रखा है आपको p रेज़ टू द पावर r एंड q रेज़ टू द पावर s। तो आपसे एक चीज़ फाइंड आउट करवा ली, m प्लस n मल्टीप्लाई r प्लस s, इसका प्रोडक्ट। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप नोट कर लेना कि एक चीज़ है कि MCQs का मतलब ये नहीं कि आपको उनको लिखकर सॉल्व नहीं करना। MCQ का मतलब ये है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका प्रिसाइजली इस्तेमाल करना है। ये आपको क्वेश्चन में A और B दे रखे हैं, ठीक है बच्चों, और आपसे ये बोला गया है कि HCF जो है A और B का, और जो LCM है A और B का, वो किस तरीके से है, वो इस तरीके से कुछ। आपसे बोला क्या गया कि आपको m प्लस n का प्रोडक्ट r प्लस s से निकालना है, कितना होगा। ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, ऑप्शंस तो आपके सैम्पल पेपर में गिवन ही है, तो मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा, ठीक है बच्चों। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। पहली बात तो ये देखो, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, पावर वाले वेरिएबल्स हैं, तो सिंपल सी बात है, आप जानते हो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन तीनों में देखो, तीनों में कह रहा हूं मैं, दोनों में देखो कि मैक्सिमम पावर यहाँ पे p की 3 है, बट मैक्सिमम कॉमन पावर कितनी है, p की पावर 2, p का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो HCF क्या आ रहा है, p का स्क्वायर, क्योंकि p का स्क्वायर जो है वो b में भी है और a में भी है, क्योंकि 3 से छोटा है 2। पहले p की पावर 1 होगी, फिर p की पावर 2 होगी, फिर p की पावर 3 होगी, तभी तो p की पावर स्क्वायर। दूसरा q क्या है, q की पावर 3, दोनों में कॉमन है बच्चों। तो जो चीज दोनों में कॉमन आएगी, मैक्सिमम चीज, ठीक है, वो आपका HCF हो जाएगा। तो मेरा HCF कितना आ गया ये, और मेरे को किस फॉर्म में दे रखा था, p की पावर m और q की पावर n, जहां से मेरे को निकल के आता है कि m मेरा 2 है, n मेरा 3 है। LCM बात कर लेते हैं बच्चों। अब LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है बच्चों। तो एक चीज देखो, अब मैं यहाँ से LCM निकालता हूँ बच्चों वाले तरीके से, जैसे हम पहले बचपन में क्या करते थे। A को मैं अगर फैक्टराइज करूँ इसको, तो ये कुछ इस तरीके से है, P 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और वहीं Q भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो मेरा B है वो P 2 टाइम्स हो रहा है और Q 3 टाइम्स हो रहा है। अब हम LCM में करते क्या थे, जो कॉमन आता था उसको तो लिखते ही थे। तो देखो जी, P P Q Q एंड Q, और बचे हुए को भी लिखते थे P एंड Q। तो एक्चुअल में देखो बच्चों, वो ही नंबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा LCM क्या आया, LCM मेरा हो गया A, P की पावर 3, Q की पावर 4। तो यहाँ पे LCM किस फॉर्म में दे रखा था, और P की पावर R, Q की पावर S, R मेरा 3, S मेरा 4। अब देखो बच्चों, अब मेरे को फाइंड ये करना था। अब मेरे पास सबकी वैल्यूज है, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, r की वैल्यू 3 और s की वैल्यू 4। इनका प्रोडक्ट 5 इंटू 7 35, 35, 5 7 जा 35। ऑप्शन बच्चों आपका है सी, ऑप्शन सी है फर्स्ट का आंसर, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि p एक प्राइम नंबर है। सबसे पहली चीज है ना, ऐसे नोट कर लिया करो, p क्या है, एक प्राइम नंबर है। फिर कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे दे रखी है, आपको फॉर्म्ड दे रखी है, पहले से आपको फॉर्म नहीं करनी। वो कह रहा है कि अगर मान लो p के जो रूट्स होते हैं, नहीं, p के जो फैक्टर्स होते हैं, अगर वो किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हों, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखेगी। सिंपल सी बात है, अगर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, उसके फैक्टर्स या तो वो नंबर खुद होता है या 1 होता है। तो यहाँ पे मेरे इसके फैक्टर्स आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ बच्चों में। एक आ गया p खुद और एक आ गया 1। अब इन फैक्टर्स को अगर मैं रूट मान लूँ, ये हो गया मेरा अल्फा और ये हो गया मेरा बीटा, तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा रूल होता है। तो यहाँ देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा p प्लस 1 एक्स प्लस अल्फा बीटा p इंटू 1 p। तो ये बच्चों मेरी क्वाड्रेटिक बनेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे
वो मेरे p के फैक्टर्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका करेक्ट था। दोबारा समझो, ये कह रहा है कि p एक प्राइम नंबर है, उसके फैक्टर्स आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। रूट्स हमारे अल्फा बीटा होते हैं, फैक्टर प्राइम नंबर के p और वो 1 और वो नंबर खुद। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें हमने अल्फा बीटा की वैल्यू रखी और ऑप्शन हमारा बी आ गया। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि अल्फा और बीटा एक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, वो पॉलिनोमियल भी आपको गिवन है और कंडीशन ये कह रहा है कि अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर हो अल्फा इंटू बीटा के तो आपको p की वैल्यू बतानी। तो पहले आप देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, पॉलिनोमियल आपको दे रखा है f(x) इक्वल्स टू px² माइनस 2x प्लस 3p। जहाँ पे कह रहा है कंडीशन ये है अल्फा प्लस बीटा अगर अल्फा बीटा के बराबर हो तो हमें p फाइंड करना है। सिंपल सी बात है बच्चों, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस अगर मैं कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग बात करूं तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, माइनस बी अपॉन ए के बराबर, और अल्फा बीटा किसके बराबर, सी अपॉन ए के बराबर। यहाँ से देखो ए मेरा p है, b मेरा है -2 और 3p मेरा है c। तो इस इक्वेशन में अगर मैं इन सब की वैल्यूज डालूं तो पहले बात ये इक्वेशन बन गई -b अपॉन ए इक्वल्स टू c अपॉन ए से a कैंसिल, माइनस b मेरा -2 है तो -2 ऐसे है और c मेरा 3p है। तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा 2, ये 3 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो p मेरा कितना आ जाएगा 2/3। तो बच्चों एक्चुअल में p कितना आया मेरा 2/3, p की वैल्यू मेरी 2/3 है जो कि ऑप्शन में है आपका b, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट है आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं उसको कैसे हम। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अगर मान लो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशन है। इक्वेशन पहली है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और दूसरी इक्वेशन जो है वो है आपकी 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस आपको दे रखा है k माइनस 1 y और इक्वल्स टू में दे रखा है 2k प्लस 1। बट क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट दो होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्या है, इसमें आते हैं कि जिन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में कम से कम एक सॉल्यूशन निकले वो कंसिस्टेंट होता है। तो कौन कौन सी लाइन ऐसे होती है, एक इंटरसेक्टिंग ऐसी होती है और कोइंसिडेंस लाइन ऐसी होती है। बट इनकंसिस्टेंट वाली होती है पैरेलल। अब यहाँ पे हमें पता है कि पैरेलल के केस में अगर मेरे को ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन हो तो मुझे पता है कि उसकी कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू होगा c1 अपॉन c2 के। वहीं पे बच्चों अगर मैं इंटरसेक्टिंग की बात करूं तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, और वहीं पे कोइंसिडेंट की बात करूं तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो मुझे इस कंडीशन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मेरा a1 है 3, a2 है मेरा 2k माइनस 1 इक्वल्स टू b1 मेरा है 1 और b2 है मेरा k माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा मैं इसके साथ इसके साथ, तो क्या बनेगा 3k माइनस 3 इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 2k माइनस 1। अब 3k यहाँ रहा, 2k इधर आ जाएगा 3k के पास, माइनस हो जाएगा, माइनस 1 नहीं रहा, ये इधर चला जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, यहाँ आएगा k। तो बच्चों k की वैल्यू कितनी आएगी 2। एक्चुअल में क्या होगा, इसका कहने का मतलब है k अगर मैं 2 यहाँ रखूँ तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जो इनकंसिस्टेंट होगी आपस में। ठीक है बच्चों, तो k कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, ये है आपका आंसर। चलो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है अगर वर्टिसेस एक पैरेललोग्राम के
ठीक है बच्चों। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम आपको कह रहा है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ये कह रहा है, और ये कह रहा है कि पी क्यू आर एस के जो वर्टिसेस हैं वो कुछ इस ऑर्डर में है कि पी आपका है 3 4, क्यू आपका है -2, 3 और आर है आपका -3, -2। एस के कोऑर्डिनेट आपसे पूछ लिए। बच्चों इसको समझाने के लिए यहाँ देखो, पहली बात तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे वो आपके माइंड के साथ खेल रहे हैं क्वेश्चन पेपर में। तभी मैंने कहा है कि जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाना। आपको लगेगा सर ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, सेकंड फॉर्मूला लगेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नहीं, कुछ नहीं लगाना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखना है। अभी देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ो, आपने 9th क्लास में जो छोटी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी उसी में समझा था कि ऐसे कार्टेशियन प्लेन के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इनमें साइन आपने देखे होंगे एक्स भी प्लस का, वाई भी प्लस का, यहाँ पे एक्स माइनस वाई प्लस का, यहाँ पे दोनों माइनस के, और यहाँ पे एक्स प्लस और वाई माइनस का। ये समझ में आया। अब देखो बच्चों इधर देखना, पी क्यू आर एस है, पी देखो, पी दोनों क्या है प्लस प्लस, तो किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। क्यू क्या है -2 प्लस -2 3 मतलब माइनस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ आ गया P, यहाँ आ गया Q। अब R देखो -3 -2, यहाँ पे देखो बच्चों दोनों माइनस, थर्ड में चला गया। तो एक्चुअल में S मुझसे पूछा है, तो S के साइन अब कैसे होने चाहिए, प्लस माइनस। तो इन्हीं को ध्यान रखना, इन्हीं को ध्यान रखो। और ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में इकलौता ऐसा ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी आपका केवल वही एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें इन साइन को फॉलो करा गया, +, -1। यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्डर इस तरह चल रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बच्चों ठीक है, ऐसी अप्रोच आपको खुद रखनी है। जब ऐसी अप्रोच फेल हो जाए कि नहीं ऐसे कोई सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा या फिर कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तब जाके आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो। उससे क्या होगा, उससे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको पीएस निकालना है, सिंपल सी बात है। तो पी क्यू और पीएस की डिस्टेंस समझ में नहीं, यहाँ पे थोड़ा हम करेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो पी क्यू बराबर एस आर, ठीक है, पी क्यू की डिस्टेंस और एस आर की डिस्टेंस बराबर होगी। तो यहाँ पे पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं ही हैं, और एस और आर के कोऑर्डिनेट्स नहीं, एस के नहीं है तो उनको एक्स वाई ले लेना आप, और वहीं पे आर के नहीं है उनको भी आप उन आर के हैं आपके पास, वो है -3 -2। तो एक बार इससे डिस्टेंस निकालो, एक बार इससे डिस्टेंस निकालो, उन दोनों को कर दो इक्वेट। अब हो गया क्या, एक्चुअली में उनको इक्वेट करोगे तो एक एक्स और वाई में इक्वेशन बन जाएगी। अब उसी को देखो, एक इक्वेशन और आपके पास 2 वेरिएबल, तो आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक पीएस की और क्यूआर की दोबारा डिस्टेंस निकालनी है और उनको इक्वल टू रखना है। तब वहां से एक और इक्वेशन जनरेट होगी, फिर उन दोनों इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्विंग वाले मेथड जो आपके पास 2 हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, वो लगा के सॉल्व करोगे, तब जाके आएगा एक्स और वाई। अब इतनी मेहनत करने के लिए आपको 1 नंबर थोड़ी मिलेगा। इसलिए बच्चों ऐसे एमसीक्यू के टाइम में आपको ये अप्रोच अपनानी है साइंस वाली कि किस क्वाड्रेंट में ऐसे कैसे मतलब कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये ध्यान रखना है। और अगर यही क्वेश्चन आपका 3 नंबर या 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, तब आपको ये डिस्टेंस इक्वल रखने वाला मेथड यूज करना है। तो चलो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अगर आपके पास 2 ट्रायंगल हैं ABC और PQR, ABC और PQR, और ये हैं दोनों सिमिलर, उसने पहले बता रखा है, और ये क्या रखा है AM और PN ऑल्टीट्यूड है ABC और PQR में, और ये आपको गिवन है कि AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर गिवन है आपको 4/9। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर 4/9, इस पर रूट चढ़ जाएगा तो 2/3 AB अपॉन PQ 2/3। अब मेरे को इतना पता चल गया कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कितना है 2/3। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उसने बोला AM और PN का रेशियो,
तो एक चीज़ याद रखना बच्चों, ये एक रूल है, मतलब प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्रायंगल्स की, कि दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, दोनों के एरिया का रेशियो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो ये एक्चुअल में है क्या, मेरा 4/9 क्या था, एरिया था। ठीक है बच्चों, अब वहीं पे एरिया मेरा 4/9 है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का रेशियो मेरा 4/9 है। तो ये भी याद रखना बच्चों, दो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि एरिया का रेशियो सिमिलर ट्रायंगल्स का बराबर होता है उनके ऑल्टीट्यूड्स, कोरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स के रेशियो के, और दूसरा एरिया का रेशियोज उनके कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के बराबर भी होता है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड AM है और PN है, और वहीं पे मेरे पास एरिया कितना है, ये रहा। अब इनके स्क्वायर के बराबर होता है, तो स्क्वायर रूट इन पे चढ़ा देना बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/3। एक चीज़ यहाँ से देख लो, वरना एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके मीडियंस भी सिमिलर होंगे, उनका रेशियोज इक्वल होगा उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के, और उनके ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो भी उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर ही होगा। यहाँ पे ये वाली अप्रोच लगाई गई थी। ठीक है बच्चों, अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि x tan 60 डिग्री cos 60 डिग्री बराबर होता है sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री के, तो x कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, आपको वैल्यूज़ पता है, ये सारे एंगल्स वो हैं जिनमें आपको वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यूज़ लगाते जाओ। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cot 60 की वैल्यू होती है आपकी बच्चों 1/√3। √3 से √3 कैंसिल, ये 2 उधर और ये 3 नीचे, तो देखो बच्चों 2/2 इंटू 1/√3, 2 से 2 कैंसिल, x क्या है 1/√3। x 1/√3 सिर्फ दो केसेस में हो सकता है, जब आपका tan या तो हो 30 डिग्री या फिर cot आपका हो 60 डिग्री। तो आप बच्चों देखो ऑप्शंस में क्या क्या अवेलेबल है। ऑप्शन में मुझे सिर्फ और सिर्फ ये गिवन है कि tan 30 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, x मेरा हो जाएगा tan 30 डिग्री। टाइम आपको सबसे ज्यादा बचाना है, एमसीक्यूज में टाइम आपका ज्यादा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा बेसिक्स पूछे जाएंगे, आपके बेसिक्स के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी वो लेंथ वाला वर्टिसिस वाला क्वेश्चन बताया था, उसमें आपको साइंस के एक पैटर्न दिखा था, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके टाइम खा जाएंगे, जहाँ पे आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस में फिर टाइम कम मिलेगा और आपके नंबर छूट जाएंगे। तो बच्चों आपको टाइम बचा के चलना है। तो आप चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू √2, तो tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू बताओ। sin थीटा प्लस cos थीटा √2 के बराबर है, तो tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू बता दो। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या करोगे, आप खुद सोचना, वीडियो को पॉज करना और ये देखना कि यहाँ पे आपकी अप्रोच क्या होगी। अब फिर मेरी अप्रोच देखना। मेरी अप्रोच सिंपल सी अप्रोच है। मुझे इतना पता है कि यहाँ पे थीटा सेम है, थीटा सेम है, थीटा सेम है, और आपको आपकी क्लास के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। क्लास 10th के अकॉर्डिंग मुझे थीटास की सिर्फ और सिर्फ 5 वैल्यू पता है, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है बच्चों, इन वैल्यूज के साथ ही क्वेश्चन पुटअप होंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, साइन और कोस के ऐसी कौन सी थीटा की वैल्यू जिसमें √2 अवेलेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ 45। दोनों का 45 का रूट, मतलब दोनों के थीटा की 45 की वैल्यू 1/√2 आती है। जरा इसमें देखना क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1/√2 प्लस 1/√2, एलसीएम √2 रहा, ऊपर 1 + 1 2 हो गया, कैंसिल करूंगा मैं इससे इसको, तो √2 बच जाएगा, जो कि इक्वेशन हो गई सेटिस्फाई। तो मुझे इतना पता चल गया कि थीटा कितना बच्चों 45। तो tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू 45 पे कितनी होती है 1 1। तो इन दोनों की मतलब 1 + 1, ये कितना हो गया 2। मेरा आंसर 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, देखो आप अपनी अप्रोच को देखो कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो। यहाँ पे देखो मैंने किस तरीके से सॉल्व करा, ऐसे ही आपको
अप्रोच रखनी है, यहाँ पे बहुत टाइम बचेगा आपका। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 तो यही था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और ये है मेरा D और E। कुछ इस तरीके से गिवन है कि DE तो पैरेलल है BC के, ठीक है बच्चों। और ये कह रहा है कि आपको AE की वैल्यू यूनिट दे रखी है लेंथ की A और EC की B दे रखी है, DE की X दे रखी है और Y की मतलब BC की Y दे रखी है। अब आप एक चीज समझो, यहाँ पे क्या है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इतना ध्यान रखो कि यहाँ पे क्या है, आपका ये ट्रायंगल छोटे वाला और बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। बीपीटी थ्योरम बता रहा हूँ बच्चों में, यहाँ मैंने इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बीपीटी थ्योरम क्या है वो आपको पता होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो यहाँ पे बीपीटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डीई का रेशियो बीसी के साथ और एई का रेशियो एसी के साथ ये इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बीपीटी। बीपीटी हमारी यही कहती है। तो देखो डीई मेरा एक्स, बीसी मेरा वाई, एई मेरा ए और एसी मेरा ए प्लस बी, टोटल लेंथ तो ए प्लस बी होगी ना बच्चों। तो यहाँ देखो एक्स में यही रखूँ तो ए की वाई से मल्टीप्लाई और ए प्लस बी, ये मेरा आंसर हो रहा है। बट एक्चुअली में क्या है, ऑप्शन अगर आप सैम्पल पेपर में देखोगे तो उन्होंने मिसप्रिंट कर रखा है। उन्होंने कह रखा है ऑप्शन ए ही बच्चों इसका आंसर है। ऑप्शन ए याद रखना बच्चों कि ऑप्शन ए आपका आंसर है, वो ये है x इक्वल टू ए वाई अपॉन ए प्लस बी। उन्होंने वहाँ पे रेसिप्रोकल दे रखा है, वहाँ पे दे रखा है x इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए वाई। तो घबराना नहीं है, आपका आंसर अगर ये आ रहा है तो ठीक है, अगर वो आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। चलो वैसे NCERT का ही क्वेश्चन है, उसको थोड़ा MCQ में फ्रेम कर दिया गया है, बट मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ABCD एक ट्रेपेजियम है, डायगोनल्स दोनों कट कर रहे हैं O पर, आपको AD4 दे रखा है, ये इसके पैरेलल दे रखी है। कंडीशन ये दे रखी है कि अगर मान लो AO और OC DO और OB के बराबर हों और वो रेशियो हो 1/2, तो आपसे पूछा है BC निकाल दो। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ी होगी, जो कि आपको पढ़ लेनी चाहिए, तो आपको देखते के साथ पहली बात तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और अगर ये रेशियो इक्वल है तो वो AD और BC के रेशियो के बराबर है, ठीक है बच्चों। आपको इतनी फिंगर टिप्स पे हो जानी चाहिए अब NCERT कि आप क्वेश्चन देख के बता दोगे तो NCERT का क्वेश्चन है। तो एक्चुअल में क्या है, ये जो पैरेलल साइड्स का रेशियो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एक्चुअल में क्या होगा कि AD मेरा 4, BC मुझे पता नहीं, ये मेरा 1/2 का रेशियो, BC इधर 2 के मल्टीप्लाई, तो BC 4 × 2 वो हो गया 8 सेंटीमीटर BC। तो BC कितना आया बच्चों मेरा 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था ट्रेपेजियम दे रखा है, साइड्स दे रखी हैं, डायगोनल किस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका रेशियो और कंडीशन दे रखी है, तो आपको BC पूछा है। सिंपल सी बात है, जब आपके डायगोनल्स इस कंडीशन में कट करते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है बच्चों। नहीं भी होंगे तो देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर, तो ये जो रेशियोज होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अगर दो टेंजेंट्स हैं आपके, एक सर्कल है ये रहा, एक टेंजेंट ऐसे जा रहा है और एक टेंजेंट ऐसे आ रहा है, ठीक है बच्चों। ये एक टेंजेंट ऐसे जा रहा है और एक टेंजेंट ऐसे आ रहा है और दोनों का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री पे बन रहा है। रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों, ठीक है। और आपसे पूछ ले लेंथ बताओ टेंजेंट की। देखो आप एक चीज समझो, क्या है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनता है 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। और जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे मेरे टेंजेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जो मेरा सेंटर है, अगर मैं ड्रॉ करूँ तो जो मेरा एंगल इंक्लाइनेशन का बनता है वो डिवाइड होता है इक्वल में, मतलब ये भी 30 और ये भी 30, ठीक है बच्चों। अब दोनों 30 30 है। अब मैं अगर देखा जाए ये ट्रायंगल मैं इधर साइड में बना लूँ तो बच्चों देखो
ये तो 90 डिग्री, ये मेरा 3, ये मेरा एंगल 30 डिग्री। मुझे चाहिए क्या, मुझे यही लेंथ फाइंड आउट करनी है कि ये कितनी है। तो मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, ये मेरा एंगल। तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर मेरा 3, बेस मुझे पता नहीं, tan 30 मेरा 1/√3, 3/x, x मेरा आ गया 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो 11th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी 3√3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं था, हमें इतना पता है यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है और जो सेंटर से जोड़ने वाली लाइन होती है वो इस एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जो एरिया है एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ऐसे मेरा स्क्वायर है और उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है ऐसे। ठीक है बच्चों, और स्क्वायर की साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, वहाँ पे लिखा हुआ है ना इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर, वहाँ पे ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर आना है। ठीक है बच्चों, तो एक चीज़ समझो, अगर ये इसकी साइड है और ये लार्जेस्ट सर्कल ऐसे ड्रॉन कर रहा है तो जो डायमीटर होगा वो भी तो 6 सेंटीमीटर होगा बच्चों। तो डायमीटर मेरा 6, तो रेडियस मेरा d/2 6/2 जो कि होता है 3। तो एरिया क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई ऐसे रहा क्योंकि ऑप्शन में पाई की फॉर्म में गिवन है, आर मेरा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 पाई यूनिट स्क्वायर, यूनिट नहीं सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छोटा सा क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि नहीं बच्चों, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, आपको विजुअलाइजेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। अगर ये चाहे तो वो इस क्वेश्चन को 3 नंबर या 5 नंबर में आराम से दे सकता है। ठीक है बच्चों, बट अब यहाँ पे देखना है, इसको इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पूरा फोकस्ड होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन की जो पहले गिवन चीज़ें दे रखी हैं वो मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट जो है क्यूबॉइड की, वो मुझे गिवन है, वो है मेरा 6√3 और डायगोनल जो है क्यूबॉइड का उसकी लेंथ में जो गिवन है 2√3। तो मुझे निकालना है उसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखो बच्चों, पहले क्यूबॉइड को ड्रॉ करो। इतने में आपको दिखेगा नहीं, मैं और थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ठीक है बच्चों, तो इसको समझना, ये आपका एक क्यूबॉइड बना हुआ है। ठीक है बच्चों, ये आपकी लेंथ होगी, ये आपकी ब्रेथ होगी और ये मेरी हाइट होगी। ठीक है बच्चों, उसने बोला जो डायगोनल है, तो डायगोनल क्या होता है, अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ता है। तो ये होगा, मतलब इस हाइट का टॉप और इस वाली हाइट का बॉटम ये जोड़ रहा है। तो ये मेरी 2√3 है। अगर मैं देखा जाए, इसको देखा जाए तो 3D फिगर बना रहा है। तो पहले मैं नीचे वाला आपको एक ये रेक्टेंगल दिख रहा है उसको साइड में ले रहा हूं, उसमें मुझे लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई। अगर मान लो बच्चों मैं इसके डायगोनल का वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा। आप जानते हो कि रेक्टेंगल में दो साइड्स के बीच में कितने का एंगल बनता है बच्चों, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे, तो ये भी L। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ये डायगोनल जो होगा मेरा वो हो जाएगा इस डायगोनल का स्क्वायर लेंथ के स्क्वायर के बराबर और ब्रेथ के स्क्वायर के बराबर। तो इसका स्क्वायर रूट इधर आ गया, तो ये हो गया डायगोनल, ये हो गया अंडर रूट में L² प्लस B²। तो मेरी ये वाली कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, L² प्लस B² अंडर रूट में। तो अगर देखा जाए तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मेरा कितना आ गया, L² प्लस B²। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक राइट एंगल बनता हुआ दिख रहा है बच्चों आपको, एक यहाँ पे देखो गौर से, ये रहा आपका 90 डिग्री का क्योंकि हाइट है, और ये 90 डिग्री का बना किससे रहा है, इस लाइन से, जो कि अभी मैंने निकाल लिया डायगोनल, क्योंकि ये तो इस प्लेन के ऊपर है ना। ये मान लो जैसे ये मेरा फोन है, ठीक है बच्चों, ये मेरा ये नीचे वाला रेक्टेंगल है और ये जो मेरा मार्कर है ये मेरा हाइट है। तो ये देखो, ये हर किसी पॉइंट पे 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट से देखूं तो ये जो लाइन जा रही है मेरी डायगोनल वाली है उस पर भी 90 डिग्री का बना रहा है।
तो एक्चुअली में बना क्या रहा है, ये ऐसा रेक्टेंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, जिसमें मेरी ये जो नीचे वाली लाइन है ये मेरी डायगोनल की लाइन है, जिसकी मैंने लेंथ निकाली है अभी L² + B²। ये मेरे को डायगोनल पहले से ही गिवन है 2√3 और ये मेरे पास h है। मुझे सिर्फ इसी ट्रायंगल का इस्तेमाल करना है बच्चों। इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हुए देखो, ये मेरा हाइपोटेन्यूस है तो इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, L² + B²। ठीक है बच्चों, इसका स्क्वायर करना 4 × 3। और यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगती है A² + B² + C²। ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है A + B + C के बराबर के होल के स्क्वायर -2 AB + BC + CA या AC। ठीक है ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे तो L और H और B है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर देना। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, देखना ये हो जाएगा मेरा L + B + H का होल स्क्वायर -2 कॉमन LB + BH + LH के बराबर। यहाँ पे तो 12 आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पे आप एक चीज देखो, ये आपको वैल्यू गिवन है 6√3। 6√3 का स्क्वायर -2 LB + BH + LH। अब ये -2 का 2 LB + BH वाली वैल्यू मैं इधर ले आऊँगा, इस 12 को इधर ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा 2 LB + BH + LH। इधर देखो 6 का स्क्वायर 36, 36 × 3 -12। 36 3 जा देखते हैं, 6 3 जा 18, 1 गया ऊपर, 6 3 जा 9 और 1 0 8 -12। तो आएगा ऑप्शन बच्चों 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन है आपका सी। ऑप्शन सी आपका आंसर है। आपको पता है कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × LB + BH + LH। वो आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मोड और मीडियन का डिफरेंस दे रखा है एक डाटा का। मोड माइनस मीडियन का डिफरेंस दे रखा, मतलब मीडियन दे रखा है 24, और आपसे पूछ लिया मीडियन माइनस मीन क्या होगा। ठीक है, आप एक चीज जानते हो, आप रिलेशन जानते हो एक, कि मोड = होता है 3 मीडियन -2 मीन के बराबर होता है मोड। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ से क्या मैं मोड की वैल्यू जनरेट कर सकता हूँ? जी हाँ, पता है। मोड माइनस इधर इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 24 + मीडियन। क्या अब मैं इस मोड की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल सकता हूँ? जी बिल्कुल डाल सकता हूँ। 24 + मीडियन = 3 मीडियन -2 मीन। अब इस मीडियन को इधर भेज दो। 24 = 3 मीडियन माइनस मीडियन -2 मीन। 3 में से 1 गया तो कितने बचे बच्चों? 2 मीडियन -2 मीन। यहां से 2 कॉमन ले लूंगा मैं, तो बचेगा मीडियन माइनस मीन। अब इस 2 को इधर 24 चल रहा है बच्चों साथ में, इसके अपॉन में ले जाऊंगा, वो आ गया 12। और ये 12 वैल्यू आई किसकी है बच्चों? ये आई है मीडियन माइनस मीन की। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी रिलेशन को सॉल्व कर सकते हो, बस आपको अगर ये पता हो कि मोड = 3 मीडियन -2 मीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बच्चों आपका कि एक आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने एक सर्कुलर व्हील के जिसका रेडियस 0.25 मीटर हो और आपको टोटल डिस्टेंस कवर करनी है 11 किलोमीटर की। तो आप बच्चे एक फॉर्मूला जानते होंगे, क्वेश्चन में यूज होता है कि डिस्टेंस क्या होती है टोटल, n आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन और सर्कमफेरेंस उस व्हील का। ठीक है बच्चों, इसका इस्तेमाल करते हैं। चलो, डिस्टेंस मेरी 11 किलोमीटर है। किलोमीटर मेरे को डिस्टेंस दे रखी है यूनिट में, मतलब डिस्टेंस की यूनिट दे रखी है किलोमीटर में, वहीं रेडियस की यूनिट दे रखी है मुझे मीटर में। तो पहले मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज करा 1000 से मल्टीप्लाई करके, वहीं n यही रहा,
सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है बच्चे 2 पाई r, n यही रहा, 2 ऐसे ही रहा, पाई की वैल्यू 22/7 और r जो है मेरा वो है 0.25। ठीक है बच्चों, अब 0.25 है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबको इधर ले आऊँगा, तो यहाँ बच्चों ये आएगा 11 इंटू में 1000 इंटू में 7 अपॉन में 2 इंटू में 22 इंटू में 0.25 इक्वल्स टू n। तो देखो बच्चों 11 से 2 गया, ये पॉइंट हटे दो, ऊपर 2 0 आ गए। ठीक है बच्चों, 2 से कैंसिल हुआ 500 पे, अब ये 2 से कैंसिल हुआ 250 पे, ये कैंसिल हुआ 10 पे। तो बच्चों n कितना आ गया आपका 7 इंटू 1000 इक्वल्स टू 7000। ऑप्शन डी, n कितना आ गया बच्चों आपका 7000, मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने आ गए आपके 7000। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपको एक डेटा दे रखा है, वो दे रखा है आपको, क्लासेस दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और कह रहा है कि मीडियन क्लास और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट का सम बता दो। तो देखो आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ 0, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20 और 20, 25। फ्रीक्वेंसी बच्चों आपकी है 10, 15, 12, 20 एंड 9। तो बच्चों ये फ्रीक्वेंसी आपको पता है, मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए आपको CF पता होना चाहिए। CF निकलेगा 10, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 20 57, 57 प्लस 9 66। ठीक है बच्चों, 66/2 करना बच्चों 33। 33 आपको फाइंड करना है कि किन दो नंबर के बीच में आएगा, 25 और 37 के बीच में आएगा। उनमें 33 से नीचे कौन सा है, ये है 25, ये आपका हो गया CF। ठीक है बच्चों, इसके नीचे F और उसके सामने मेरी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट मेरी आ गई बच्चों 10। वहीं अगर मोड की बात करी जाए तो मोड में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, 20 की। तो 20 के सामने वाली मॉडल क्लास, ये मेरी मीडियन है और ये मेरी मॉडल है। तो ये अब देखो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 15 और इन दोनों का सम 25। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 2 डाइसेस हैं, उनको साइमल्टेनियसली रोल किया जाता है, तो आपको बताना है कि 6 कम से कम एक बार आए, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। बच्चों ये आपके क्या बनते हैं, आउटकम्स बनते हैं जब 2 डाइसेस को रोल कराया जाता है। क्यों, पहले वाला नंबर एक डाइस का, दूसरे वाला नंबर दूसरे डाइस का। तो आपसे बोले कम से कम 6 एक बार आए, तो देखो 6 कब कब आ रहा है, इस लाइन में 6 आ रहा है और इस लाइन में 6 आ रहा है। काउंट करो बच्चों कितने आउटकम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मेरे फेवरेबल आउटकम्स 11 है, टोटल मेरे 36 हैं, तो यही मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरी, होगी सी, ऑप्शन सी 11/36। ठीक है बच्चों, तो उसके ये तो आपको याद हो जाना चाहिए कि 2 डाइस अगर साइमल्टेनियसली रोल करे जा रहे हैं तो उनके टोटल आउटकम होंगे 36। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि आपको 5 tan बीटा की वैल्यू दे रखी है 4, और आपसे पूछा है 5 sin बीटा -2 cos बीटा, और वहीं 5 sin बीटा +2 cos बीटा। अब देखो यहाँ से आप tan बीटा की वैल्यू निकालो, फिर sin बीटा की निकालो, फिर cos बीटा की निकालो, वो सब टाइम टेकिंग है और हमें टाइम बचाना है। ठीक है बच्चों, तो आप एक चीज देखो, क्या मैं इस इक्वेशन में ऊपर नीचे cos बीटा से डिवाइड करने पे tan बीटा बना सकता हूँ, जी बना सकता हूँ। तो देखो मैंने क्या करा, डिवाइड करा, डिवाइड ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos बीटा। तो देखो 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा प्लस 2 cos बीटा अपॉन cos बीटा। तो देखो बच्चों cos बीटा कैंसिल, cos बीटा से cos बीटा कैंसिल, ये क्या बन जाएगा, साइन अपॉन cos क्या होता है बच्चों 10, 5 tan बीटा अपॉन 5 tan बीटा प्लस 2 -2। 5 tan बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 4,
तो यहाँ पे आएगा 4 - 2, 4 + 2, तो 2/6 बच्चों 1/3। तो मेरी इसकी वैल्यू आएगी 1/3। ऑप्शन नंबर मेरा ये है ए, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट होगा। चलो बच्चों लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं हमारे सेक्शन ए के। वो क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन पे। वो ही आपको डिफिकल्टी थोड़ी फेस करने में प्रॉब्लम करेंगे, मतलब मजबूर कर सकते हैं कि आपको थोड़ी उसमें डिफिकल्टी हो। बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आप इंग्लिश को और मैथ को समझ रहे हो इस लैंग्वेज में, क्वेश्चन की लैंग्वेज में, तो इसमें भी आप इजीली एज कर जाओगे। ठीक है बच्चों, चलो अब उन 2 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 मेरा ये कह रहा है कि अगर मानो आपके पास प्रोडक्ट है 2 नंबर्स का 5780 और एचसीएफ आपका 17 है और एलसीएम आपका 340 है। ये मेरा असर्शन है। ठीक है, कि अगर मान लो प्रोडक्ट है 2 नंबर का वो 5780 है और एचसीएफ मेरा क्या है 17, तो एलसीएम मेरा होगा 340। वहीं पे रीजन मेरा ये कह रहा है कि एचसीएफ जो है वो ऑलवेज क्या होता है, एलसीएम का फैक्टर होता है। तो पहली बात आप बच्चों ये चीज़ जानते हो, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ही 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अगर मेरे को एचसीएफ गिवन है और ये प्रोडक्ट गिवन है जो कि मेरा 5780 है अपॉन 17 है आ जाएगा, तो एलसीएम निकाल लेंगे हम। ठीक है बच्चों, कैंसिल करते हैं। 17 × 17, 17 3 जा 51, यहाँ पे 68 जाएगा, वो 4 पे जाएगा 0। तो ये बच्चों सही है कि मेरा एलसीएम 340 आ रहा है। तो पहली बात मेरा ये है कि मेरा असर्शन ठीक है। अगर उसने ये बोला है कि रीज़न में ये बोल रहा है कि एचसीएफ जो है वो एलसीएम का फैक्टर होता है, रीज़न भी ठीक है। रीज़न और असर्शन दोनों मेरे करेक्ट हैं। मेरी असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, क्योंकि एचसीएफ ही एलसीएम का फैक्टर होता है। बट क्या मेरा रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ जो है, हमारा जो असर्शन ठीक हुआ है वो इस रूल की वजह से ठीक हुआ है कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी। अगर ये रीज़न में आपको दे रखा होता तो ये करेक्ट होता, तो हम ऑप्शन लगा के आते ए, जिसमें हमारा ए भी असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है और रीज़न ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेरे असर्शन और रीज़न तो ठीक है, बट मेरा रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे असर्शन की, इसलिए हम ऑप्शन लगा के आएंगे बी, जहाँ पे मेरा रीज़न भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे असर्शन की। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 20 पे। 20 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। चलो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि ए बी और ए सी के मिड पॉइंट दे रखे हैं मुझे डी और ई। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं बच्चों हम, जिसमें हम बता देते हैं ए बी सी। ये ए बी का और ये ए सी, ए बी का मिड पॉइंट डी और ए सी का मिड पॉइंट ई। और उनके आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3,5 और -3,-3। ठीक है बच्चों, तो आपसे बोला है क्या BC की लेंथ जो है वो 20 यूनिट होगी। पहली बात तो ये, ठीक है, ये आपसे बोला गया है। और दूसरा आपको असर्शन ये कह रहे हैं कि अगर कोऑर्डिनेट्स जो है मिड पॉइंट के ए बी और ए सी के वो डी और ई आपको जो दे रखे हैं वो होंगे, तो BC आपका 20 यूनिट्स होगा। रीज़न आपको ये दे रखा है कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो लाइन होती है जब ज्वाइन करती है मिड पॉइंट को 2 साइड्स के किसी एक ट्रायंगल के, वो पैरेलल होती है थर्ड साइड के, और थर्ड साइड की हाफ होती है। मींस अगर ये 20 तो ये 10, और ये 40 तो ये 20, ये 60 तो ये 30, ये 80 तो ये 40। तो क्या हम देख रहे हैं, अगर इन दोनों की डिस्टेंस आ जाए 10, ठीक है बच्चों, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, वो होता है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप किसी को भी x2 मान सकते हैं, किसी को भी y2 मान सकते हैं। यहाँ पे मैं मान रहा हूँ ये मेरा x1 y1, ये मेरा x2 y2। तो बच्चों देखो -3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों देखो ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। ओपन करूँगा मैं, ये 36, ये 64, मेरा रूट में आएगा 100 जो कि होता है 10। तो बच्चों देखो ये करेक्ट है। इसे हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम।
तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ा जाए तो वो जो लाइन बनेगी वो थर्ड साइड के पैरेलल बनेगी और वो थर्ड साइड की एग्जैक्टली हाफ होगी। तो यहाँ पे मेरा देखो बच्चों असर्शन भी ठीक है, मेरा रीज़न भी ठीक है। यहाँ पे मेरा असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और असर्शन की करेक्ट मतलब रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यहाँ पे मेरा असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन की, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे बच्चों आपके स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के सेक्शन ए के सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, क्लास 10th की बात कर रहा हूँ मैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए कि जो भी सीबीएसई ने सैम्पल पेपर लॉन्च किया था अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, उनके सेक्शन ए में जितने भी एमसीक्यूज के क्वेश्चंस थे उनको मैंने आज सॉल्यूशन दिखाया है उनका कैसे निकालना है आपको, और करेक्ट अप्रोच बताई है जिससे आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। आप बोर्ड में जब एग्ज़ाम लिख रहे होगे उसमें आपको कैसे अप्रोच रखनी है वो भी आपको आइडिया लग जाएगा, आपको टाइम कैसे बचाना है वो भी आपको पता चल जाएगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है आपके अच्छे मार्क्स स्कोर कराने के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप जल्दी से मतलब आपके पास ज़्यादा टाइम है पेपर में, तो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, आप अपनी छोटी मोटी कैलकुलेशन एरर्स को ढूंढ सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रिवीजन बेटा आपको ज़रूर करना है, एक बार आपने पेपर कर लिया उसको दोबारा रिवाइज करना है, रीचेक करना है कि कहीं पे आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई, क्या कहीं आपने कुछ क्वेश्चन को अधूरा तो नहीं छोड़ दिया, और ये चेक करना है। ये ही आपको अच्छा स्कोर कराने में मदद करेंगे। ऐसे ही मैं इसी सैम्पल पेपर की स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर की आगे के जो 2-3 सेक्शन बचते हैं मेरे बी सी डी ई 4 सेक्शन बचते हैं अभी, ठीक है बच्चों, तो उसको भी सॉल्व कराऊंगा और उसमें भी करेक्ट अप्रोच बताऊंगा कि कैसे उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रिपरेशन को चलाए रखें, हेल्थी खाना खाएं, अपनी तबीयत का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप अब बीमार पड़े तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो ध्यान रखें अपनी हेल्थ का, प्रॉपर स्लीप लें, मेंटेन करें, एक्सरसाइजेज भी करें, थोड़ा मेंटल हेल्थ बनाए रखें, उसके लिए मेडिटेशन भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।